ये कहानी है यूजो ओबा की, जो दुनिया के सामने हमेशा अच्छा बंदा बनने का ड्रामा करता रहता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही दूसरा इंसान है। इसी डबल फेस नेचर की वजह से उसकी लाइफ में एक से बढ़कर एक ट्रेजिक चीजें होती रहती हैं। वो ड्रग्स का आदी हो जाता है और जिस पर उसे जरा सा भी शक नहीं होता, वही उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ का रेप कर देता है। फिर एक पॉइंट आता है जब यूजो बस अचानक गायब हो जाता है। किसी को आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। आज मैं जिस मांगा पर बात करने वाला हूँ, उसे पढ़कर आप बार बार सोचेंगे अब इससे वर्स्ट और क्या ही हो सकता है। लेकिन अगले ही मोमेंट कुछ ऐसा घटेगा कि दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर खुद ऐसा डिसीजन लेता है इनका नुकसान उसके आसपास के लोग भुगतते रहते हैं और आखिरकार सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि यूजो के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं बचता। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक मांगा स्टोरीज है, तो वीडियो काफी हैवी होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। मांगा का नाम है मैं अभी नहीं बताऊंगा, जिसके ऑथर हैं ओसामू दाजाई। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक मांगा राइटर यूजो ओबा के अराउंड। जैसे मैंने बताया, एक दिन वो अचानक सा लापता हो जाता है और सब लोग स्पेकुलेट कर रहे होते हैं कि वो कहाँ गया। इसी दौरान हम एक दूसरे मांगा आर्टिस्ट ओसामारू फुराया को देखते हैं, जो अपनी नेक्स्ट चैप्टर की स्टोरी सोच ही रहे होते हैं कि उनकी नजर ऑनलाइन एक कमेंट पर पड़ती है। वहाँ लिखा होता है कि किसी ओस यूजो की डायरी मिली, जिसे पढ़कर वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। फिर भी वो रोक नहीं पाता। कमेंट में डायरी का लिंक भी होता है। फुराए क्यूरोसिटी में उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और यहीं से असली कहानी ओपन होती है। इसी डायरी के थ्रू हमें यूजो ओबा की पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा मिलता है, क्योंकि इस वक्त यूजो गायब है। किसी अननोन ने उसकी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिक कर दिया है। अब ये कौन है, ये आगे जाके क्लियर होता है। फुरुया लिंक खोलकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पेज पर उन्हें यूजो की 3 फोटोज दिखती हैं। पहली में वो सिर्फ 6 साल का है, अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो खुलकर बोल पा रहा है बिना किसी नकली हंसी या फेस एड के। फुरुया डायरी के नेक्स्ट पेज पे पहुंचता है, जहां यूजो की 3 फोटोज होती हैं। पहले में वो छोटी सी फेक स्माइल के साथ अपनी फैमिली के बीच खड़ा है, जिसे फुरुया तुरंत पॉइंट आउट करता है। दूसरी फोटो में यूजो 17 साल का है, एकदम चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और हैंडसम लग रहा होता है। लेकिन तीसरी इमेज सबसे शॉकिंग होती है। सिर्फ 25 साल का होने के बावजूद वो इतना थका हुआ और बुढ़ा लगता है, जैसे उसके ऊपर पूरी जिंदगी का बोझ आ गया हो। उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं और वही उसकी लास्ट नोन फोटो होती है, जब वो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हुआ था। ये सब देखकर फुरुया और भी क्यूरियस हो जाता है, कैसे एक इंसान कुछ ही सालों में ड्रास्टिकली बदल सकता है। वो डायरी पढ़ना शुरू करता है, जिसका टाइटल होता है नो लॉन्गर ह्यूमन, द डायरी ऑफ यूजो ओबा। कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, जब यूजो सिर्फ 17 साल का होता है। वो एक एक्सट्रीमली रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अपने फादर के अपार्टमेंट में अकेला रहता है, क्योंकि उसके फादर हर महीने उसके खर्चे के लिए पैसे भेज देते हैं। जिंदगी आउटवर्डली सॉर्टेड लगती है, किसी भी प्रॉब्लम का नामो निशान नहीं। एक दिन उसकी क्लास में एक लड़की उसे पैसे मांगती है और वो बिना किसी हेजिटेशन के दे देता है। ऐसे ही उसका बिहेवियर हर किसी के साथ होता है, पोलाइट, फ्रेंडली, सबसे हंसकर बात करने वाला। क्लासमेट भी उससे काफी पसंद करते हैं। पढ़ाई में वो भी स्ट्रॉन्ग है। डायरी में वो लिखता है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो हमेशा हम्बल रहो, लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे। लेकिन तुरंत वो कॉन्फेस करता है, मैं सिर्फ एक क्लाउन हूँ, पिछले 17 साल से लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूँ। ये लाइन पढ़ के पूरे स्टन रह जाता है। जो लड़का सबको इम्प्रेस करता है, वो अंदर से सिर्फ एक एक्टर था। फिर यूजो की लाइफ में एक नया कैरेक्टर आता है, मसाओ हुरिकी। आर्ट क्लास में वो यूजो के पास बैठता है और धीरे धीरे दोनों बातें करने लगते हैं। शुरू में यूजो सोचता है कि हुरिकी भी उसकी तरह एक फेकर होगा, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि हुरिकी रियल है। उसके साथ बात करते वक्त यूजो को लगता है कि उसे कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा, वो अपनी असली बात कह सकता है। यूजो से एक इमोशनल सुस्त आता है। यूजो के कैरेक्टर में वो पहली बार किसी के सामने वल्नरेबल फील करता है। यूजो और हुरिकी की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। दोनों आपस में हर बात शेयर करने लगते हैं। एक दिन यूजो हुरिकी को बताता है कि वो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है, क्योंकि उसे जानबूझकर अपनी फैमिली से डिस्टेंस बनाई है। उसने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए और फाइनली टोक्यो हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये सुनकर हुरिकी थोड़ा सरकास्टिक अंदाज में बोलता है, तो तू तो काफी अमीर निकला, और तुरंत पूछता है, तेरे पास पैसे हैं? चल तुझे एक जबरदस्त जगह ले चलता हूँ। यूजो बिना सोच विचार के हाँ कर देता है और दोनों एक प्लेजर हाउस चले जाते हैं। वहाँ जाकर यूजो के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। वो लिखता है कि पिछले कुछ सालों से वो लगातार ऐसे ही प्लेसेस जा रहा है,
क्योंकि बस वही जगह है जहां उसे कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। वहां वो अपना असली नाम भी बताता है बिना किसी हेजिटेशन के। उस रात उसकी इतनी धमाकेदार एंट्री होती है कि एक लड़की उससे इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि अपना नंबर तक दे देती है और कहती है दोबारा आना, मैं वेट करूंगी। यूजो की लाइफ इस पॉइंट पर काफी रेकलेस और केयर फ्री दिखाई देती है, एक तरह का इल्यूजनरी फ्रीडम। इस दौरान होरिकी और यूजो अक्सर हैंग आउट करने लगते हैं और उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद यूजो एक ग्रुप के प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाता है जिसमें कुछ लेबरर एक बड़ी कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे होते हैं। शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे यूजो इन्वॉल्व होता है उसे पता चलता है कि ग्रुप एक्चुअली उस कंपनी को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बना रहा है। सबसे शॉकिंग बात होती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के फादर की पेरेंट कंपनी है। यूजो मोमेंटली रुककर सोचता है अगर ये लोग सच में कंपनी उड़ा दें तो मेरे फादर का चेहरा कैसा होगा, लेकिन वो जितनी कोशिश करता है उसे अपने फादर का चेहरा याद ही नहीं आता। यहाँ से एक पेनफुल फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब यूजो 6 साल का था उसके फादर उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो अच्छा बच्चा बने, उसे फोर्सफुली स्माइल करने को कहते थे, अपनी असली फीलिंग एक्सप्रेस करने ही नहीं देते। बेसिकली जो फेस मास्क यूजो पहने रहता उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। तभी उसका फोन बजता है। उसका बड़ा भाई कॉल करता है। भाई बताता है कि उनके फादर ने डिसाइड किया है कि यूजो को अब उस अपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा और उसका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से यूजो की जिंदगी एक नए डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगती है। अब यूजो के फादर ने उसका अपार्टमेंट और क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया था ताकि उसकी लाइफ में थोड़ा मैच्योरिटी आए। उनके हिसाब से ये उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट था। अब यूजो को खुद अपने रहने और खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसी मोमेंट से उसकी असली जिंदगी की ट्रेजेडी स्टार्ट होती है। उसका भाई पर्सनली आता है और उसे उस अपार्टमेंट से निकाल देता है। अब उसके पास सिर्फ 7,000 येन का मंथली अलाउंस होता है जो लगभग 5,000 के आसपास है। हमारे लिए अमाउंट मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन यूजो जैसे अमीर बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए ये एक ब्रूटल डाउनग्रेड था। उसे इसी पैसों में अपना नया अपार्टमेंट का रेंट भी पे करना है और बेसिक जरूरत भी निकालनी है, जो उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। ये सब सुन के यूजो की होरिकी से अपनी सिचुएशन शेयर करता है। होरिकी कैजुअली कहता है टेंशन मत ले, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। इस पल तो यूजो थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में डाउट आ जाता है कहीं होरिकी भी तो मेरे जैसे फेक तो नहीं, क्या वो भी एक और प्रिटेंडर है। यूजो अब तक पूरे वर्ल्ड को अपने लेंस से देख रहा होता है, हर किसी में अपनी रिफ्लेक्शन ढूंढता है, लेकिन सच तो ये है कि होरिकी रियल है और यही बात यूजो को कंफ्यूज करती है। यूजो का टू फेस नेचर उसके हर एक्शन में दिखता है। वो अपनी आर्टिफिशियल चार्म और प्रिटेंडिंग स्किल के थ्रू आसानी से लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है। कहानी में नरेटर भी एक सरकास्टिक लाइन बोलता है, यहाँ मुझे थोड़ी जलन होने लगी, जैसे हर लड़की उसके चार्म में फंस जाती है। लेबर प्रोटेस्ट ग्रुप में एक लड़की होती है मिसाकी। यूजो उसे भी इजीली इम्प्रेस कर लेता है, उसके साथ फिजिकल हो जाता है और बाद में उससे पैसे भी उधार ले लेता है। वही काम वो प्लेजर हाउस में भी करता है, जहां एक और लड़की से इंटीमेट होने के बाद उससे भी 50,000 येन ले लेता है। क्या ही टेक्निक है, पहले प्यार जताओ फिर पॉकेट खाली कराओ। आमतौर पर उसके फादर हर महीने के 20 तारीख को उसे पैसे भेजते थे, लेकिन इस बार पैसे नहीं आता, सिर्फ एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि उन्हें पता चल गया है कि यूजो का स्कूल परफॉर्मेंस गिर गया है, उनके क्रेडिट्स अच्छे नहीं हैं, इस वजह से उन्होंने उसका मंथली अलाउंस भी बंद कर दिया है। अब यूजो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो दोबारा होरिकी के पास जाता है, अपनी पूरी सिचुएशन बताता है और दोनों मिलके दुख भुलाने के लिए एक और पार्टी प्लान करते हैं। दोनों खूब पीते हैं और फिर से एक प्लेजर हाउस जाते हैं। आयरनिकली वहाँ लड़की उनके सामने होती है जिससे यूजो ने पहले 50,000 येन उधार लिए थे। प्लेजर हाउस वाली लड़की जिससे यूजो ने पैसे लिए थे इस बार पैसे तो नहीं मांगती, लेकिन उसके चेहरे पे भी उतना ही दर्द और उदासी होती है जितनी यूजो के अंदर। दोनों एक इमोशनल ब्रेकडाउन के मोमेंट में एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं, लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है। बाद में वो दोनों बीच पे जाकर शांत समुद्र के पास बैठ जाते हैं और उस लड़की के मुंह से एक शॉकिंग बात निकलती है, क्या तुम मेरे साथ सुसाइड करोगे? यूजो बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत हाँ बोल लेता है। लड़की ऑलमोस्ट शॉक हो जाती है, उसे लगता था यूजो मजाक करेगा या मना कर देगा, लेकिन जब यूजो कहता है मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है, तो चलो मर जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिना कुछ सोचे समुद्र में उतर जाते हैं। धीरे धीरे दोनों डूबने लगते हैं, लेकिन तभी बीच के पास से कुछ लोग गुजरते हैं जो उन्हें देख लेते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं।
पर जब तक हेल्प पहुंचती है सब कुछ लेट हो चुका होता है। यूजो तो बच जाता है लेकिन वो लड़की मर जाती है। जब यूजो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो वो सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। दिल से भर गया होता है, मैं क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। हॉस्पिटल में कुछ वक्त के बाद पुलिस आती है और यूजो को कस्टडी में ले लेती है क्योंकि उस पर इनडायरेक्टली उस लड़की की मौत का इल्जाम होता है। उसे कुछ दिन जेल में बिताने पड़ते हैं और ऑब्वियसली ये न्यूज़ उसके फादर तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे दुनिया का सिस्टम है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ऑलमोस्ट किसी भी क्राइम से बच सकते हो। यूजो के फादर एक पावरफुल और अमीर आदमी होने के नाते उस लड़की के परिवार को पैसे देकर सेटलमेंट कर लेते हैं और यूजो के ऊपर से चार्जेस हटा दिए जाते हैं। ये सब इनडायरेक्टली एक आदमी के थ्रू होता है, फ्लर या फरूडा कुछ ट्रांसलेशन में, जो यूजो के फादर के लिए काम करता है। उसे अब ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो यूजो का ध्यान रखे। इसके बदले में यूजो के फादर उसे अच्छी खासी रकम देते हैं। फ्लर यूजो को अपने छोटे से घर में ले जाते हैं, लेकिन यूजो जो हमेशा लग्जरी में रहता है उस सड़े से घर में एडजस्ट नहीं कर पाता। उसके लिए वो स्टोर रूम जैसा कमरा और बेसिक फूड सब अनबियरेबल होता है। कुछ दिन तक तो वो बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर फ्लर को कुछ बहाने बनाकर चुपके से वहां से निकल जाता है। सीधा चला जाता है अपने पुराने दोस्त होरिकी के घर। उम्मीद करता है कि शायद होरिकी उसे अपने घर में रख ले। होरिकी के घर पहुंचने के बाद यूजो थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील करता है, लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकती। होरिकी के पेरेंट्स उसे अपने घर रुकने नहीं देते क्योंकि जब सुसाइड केस के बाद पुलिस ने यूजो को अरेस्ट किया था तो उसके चलते उनका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। अब वो नहीं चाहते कि उनके बेटे का नाम फिर किसी कंट्रोवर्सी में आए, इसलिए चाहे होरिकी चाहता हो लेकिन उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट मना कर देते हैं। लेकिन इस मीटिंग का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। होरिकी अब एक मांगा आर्टिस्ट बन चुका होता है। वो अपने काम में बिजी होता है, मांगा ड्रॉ कर रहा होता है और वही देखकर यूजो के अंदर भी एक नई इंस्पिरेशन जगती है। उसे लगता है कि अगर वो भी मांगा ड्रॉइंग स्टार्ट करे तो न सिर्फ उसका दिमाग बिजी रहेगा बल्कि पैसे भी कमा सकता है। होरिकी अपने एडिटर शिजुका का कॉन्टैक्ट देता है और यूजो उसके थ्रू अपनी मांगा जर्नी स्टार्ट करता है। अब ऑब्वियस ही है यूजो का चार्म काम करता है। हैंडसम तो वो है ही और हर लड़की आसानी से उसके मैजिक में आ जाती है। शिजुका भी उससे अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो यूजो को अपने घर में रखने लगती है। शिजुका की एक छोटी सी बेटी भी होती है और ऑल थ्रू उसके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लगता है कि या तो वो छोड़ के चला गया है या उसकी डेथ हो चुकी है। यूजो अब शिजुका के घर में रहकर मांगा ड्रॉ करना स्टार्ट करता है और सरप्राइजिंगली उसकी मांगा पब्लिश भी होने लगती है। लोग उसकी स्टोरीज को पसंद करने लगते हैं। उसका करियर ऊपर चढ़ने लगता है। इसी मोमेंटम के साथ वो एक इरोटिक मांगा भी ड्रॉ करना स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार एक नया पेन नेम यूज करता है ताकि उसका असली नाम उस चैनल से लिंक ना हो। अब उसकी दोनों मांगा, एक मेन स्ट्रीम और एक इरोटिक, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जिंदगी फाइनली एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती है। और तभी एक दिन जब वो लिक्वर लेने निकलता है उसे एक लड़की दिखती है जिसे देखते हुए लिटरली लव एट फर्स्ट साइट फील करता है। उससे मिलने के लिए यूजो बार बार अलग अलग बहाने बनाता है, कभी सिगरेट लेने कभी दारू लेने। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है, बॉन्डिंग होती है और वो लड़की भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ ही टाइम में दोनों शादी कर लेते हैं। इस पॉइंट पर यूजो सिर्फ 20 साल का होता है, लेकिन उसकी लाइफ कंपैरेटिवली स्टेबल हो चुकी होती है। उसकी शादी हो गई होती है, दोनों मांगा भी चल रही होती है। लोग उसे पसंद करते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ एक डिसेंट हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उसका एडिटर उसके घर आता है और कहता है तुम्हारी मांगा काफी हिट चल रही है। और यहीं से उसके लाइफ का नेक्स्ट डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक सक्सेसफुल मांगा करियर, एक लविंग लाइफ, एक लविंग वाइफ और एक रिलेटिवली स्टेबल लाइफ। लेकिन फिर एक दिन होरिकी यूजो से मिलने आता है और वही दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। दोनों मिलकर खूब पीते हैं जैसा कि वो अपनी पुरानी दोस्ती में पहले करते थे। दोनों नशे में डूब जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा होता है जब तक यूजो का एडिटर फुकावा उनके घर नहीं आ जाता। फुकावा घर आता है और कैजुअली यूसिनो यूजो की वाइफ से पानी मांगता है। यूसिनो बिना किसी शक के किचन में चली जाती है क्योंकि फुकावा तो उनका रेगुलर गेस्ट था और एडिटर होने के नाते वो घर आता जाता रहता था। लेकिन उस रात वो एक बीस्ट बन जाता है। वो यूसिनो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी होरिकी जो वॉशरूम के लिए अंदर जा रहा होता है सब कुछ देख लेता है और तुरंत यूजो को बुलाता है। यूजो आकर सीन देखता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो बस एक जगह बैठ जाता है जैसे उसका दिमाग फ्रीज हो गया हो। वो ना तो यूसिनो को बचाता है ना ही फुकावा को रोकता है। जब तक कुछ होता है फुकावा वहां से भाग चुका होता है। बाद में यूसिनो रोती धोती है, टूटी सी लगती है
यूजो कहता है चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं, लेकिन योशिनो मना कर देती है। उसका डर ये होता है कि अगर उसके फादर को ये सब पता चला तो वो शर्म के मारे जिंदा नहीं रहेगी, और इसी गिल्ट और दर्द में वो केस रिपोर्ट नहीं करती। यही मोमेंट होता है जब यूजो की इंसानियत पर से भरोसा टूट जाता है। जिसे वो सबसे शेष समझता था, उसने ही उसके घर में उसकी वाइफ के साथ ये सब किया। ये गिल्ट, हेल्पलेसनेस और ट्रॉमा उसके अंदर इतना गहरा जाता है कि कुछ ही दिनों में उसके बाल कम्प्लीटली ग्रे हो जाते हैं और चेहरा पूरा बदल जाता है। वो पहले जैसा यूजो नहीं रहता, अंदर से भी और बाहर से भी वो एक ब्रोकन इंसान बन जाता है। उसकी खुशी, उसका चार्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। योशिनो भी इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। वो घर से निकलते वक्त मास्क और कैप पहनकर जाने लगती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक दिन वो अपने बाल भी छोटे करवाती है और यूजो से कहती है मैंने अपने बाल काट दिए हैं, अब कोई मुझे लड़की जैसा नहीं देखेगा, क्या अब तुम मुझे माफ कर दोगे? लेकिन यूजो कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो योशिनो को इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय उससे दूर हो जाता है। ये वही मोमेंट होता है जब यूजो इंसान के रूप में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाता है। अब यूजो पूरी तरह बदल चुका होता है। वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, बेवजह गुस्सा करता है, घर का सामान तोड़ फोड़ देता है और इसी टूटे हुए हालात में वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म होने लगता है, मगर हद तब पार होती है जब एक दिन योशिनो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यूजो ये सुनते ही दंग रह जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे चिल्ला उठता है ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर उसे अबॉर्शन करवाने के लिए मजबूर करता है और वहाँ से धक्का मारकर निकल जाता है। अब यूजो पूरी तरह शक नहीं जी रहा होता है। उसे लगता है उस दिन जो योशिनो के साथ हुआ था वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर ऐसा होने दिया, और अब भी शायद वो उसके पीठ पीछे किसी और के साथ है। ड्रग्स के असर ने उसके होश हवास छीन लिए हैं और वो बस अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। उसकी मांगा भी अब रुकी हुई है, जिससे पैसों की तंगी होने लगती है। इस पागलपन में एक दिन वो इतना जब जाता है कि एक अजनबी को अपने घर ले आता है और उसे योशिनो दिखाकर पूछता है इसके साथ रात बिताने के कितने दोगे। फिर पैसे लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी देर बाद होश में आता है उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वो भागकर कमरे में जाता है, उस आदमी को पैसे देता है और बाहर निकाल देता है। योशिनो को भी मनाने की कोशिश करता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था। योशिनो को भी मनाने की कोशिश करता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। पर यहाँ योशिनो की समझदारी और सच्चा प्यार दिखता है। वो खुद शांत रहकर उसे समझाने लगती है कि अगर उसने अब ड्रग्स नहीं छोड़ा तो दोनों की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। लेकिन ड्रग्स का नशा इतना आसान कहाँ होता है, और यूजो उस दलदल में और गहराई में जा चुका होता है। तभी अचानक एक दिन फ्यूडर, जो पहले यूजो के पिता के लिए काम करता था, उनके घर आता है। यूजो डर जाता है, सोचता है कि कहीं ये उसे फिर से अपने साथ तो नहीं ले जाने आया। लेकिन फ्यूडर उसे एक और झटका देता है। वो बताता है कि यूजो के पिता की मौत हो चुकी है, 6 महीने बीत चुके थे और फ्लडर अब जाकर यूजो को ढूंढ पाया था। उसने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और ये बात सुनकर यूजो को एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जैसे उस इंसान का बोझ उतर गया हो जिसने उसे बचपन से काबू में रखा था। फ्लडर आगे कहता है कि यूजो को अपने पिता की आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, जो सुनते ही यूजो खुश हो जाता है। वो लोग इस इनहेरिटेंस से जुड़ी बातों में लगे होते हैं, लेकिन उस वक्त यूजो इतना नशे में होता है कि उसे लगता है कि उसके पिता छत से उसे घूर रहे हैं और वो उससे बात करने लगता है। कि देखकर फ्लडर और योशिनो दोनों घबरा जाते हैं। फ्लडर पूछता है कि यह हालात कब से हैं और कहता है कि इसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, मगर अस्पताल सुनते ही यूजो पैनिक करता है और वहां से भाग जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मांगा रिकैप पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। बाहर निकलते ही उसे लगने लगता है कि वो खून की नदी में चल रहा है। ये सब ड्रग्स के असर का नतीजा होता है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन यूजो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार योशिनो टूट जाती है और अपनी फैमिली को सब कुछ बता देती है। वो लोग योशिनो का तलाक करवा देते हैं और अब यूजो पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। आखिरी बार उसे तब देखा गया था जब वो 25 साल का था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था जैसे कोई 50 साल का बूढ़ा इंसान हो। यहीं पर वो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। फुरुया, जो ये डायरी पढ़ रहा होता है, हैरान रह जाता है कि कोई इंसान ऐसी जिंदगी कैसे जी सकता है। तभी वो नोटिस करता है कि डायरी के आखिर में एक और नोट लिखा है। लिखा होता है, मैं हूँ होरिकी यूजो, उवा का दोस्त। मुझे ये डायरी यूजो के लैपटॉप में मिली और मैंने इसी बिना किसी की इजाजत के पब्लिश कर दिया ताकि किसी तरह उसका पता चल सके। अगर किसी ने यूजो ओवा को कहीं देखा हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें। यह पढ़कर फुरुया और भी जिज्ञासु हो जाता है
और यूजो को ढूंढने की कोशिश करता है। पहले वो उसकी मांगा पब्लिशर कंपनी में जाता है, फिर उस बार में जहाँ यूजो कभी जाता था, बट हर जगह से खाली हाथ लौटता है। मायूस होकर जब वो वापस जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कोई इंसान बेसुध हालत में पड़ा दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद यूजो होता है। कुया उसे देखकर दंग रह जाता है और इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ इस मांगा की कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि झूठे नकाब पहनकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। अगर आप अपने असली रूप को दुनिया से छिपाते रहेंगे तो कभी किसी के साथ सच्चा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। और जो चीज हमें सबसे ज्यादा बर्बाद कर सकती है वो है किसी भी चीज की लत, चाहे वो ड्रग्स हो या कुछ और। अगर वक्त रहते खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो नतीजा यूजो जैसी तबाह जिंदगी बन सकता है। तो ये थी एक बेहद दुखद और दिल तोड़ देने वाली मांगा स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप किसी खास मांगा पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे चैनल एनिमे संसार को विजिट जरूर करना, जहाँ पे मैंने जुंजी ईतो की मांगास को कवर कर रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।